हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी फ्रॉम पटना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंट मास के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं इक्विवेलेंट मास। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ हमने डेफिनेशन लिखा है ये एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशन है, आपको यहीं से शुरुआत करना होगा। तो चलिए देखते हैं। द इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सबस्टेंस, हम किसी भी सबस्टेंस का क्या करते हैं, इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। तो उसके लिए द इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सबस्टेंस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ दैट सबस्टेंस which combine with or displaced directly or indirectly कितना से 1.008 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। इस पॉइंट पे आप दोबारा देखिएगा, 1.008 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन और 8 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 पार्ट्स बाय मास ऑफ क्लोरीन। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। ये या तो कंबाइन कर रहा हो या तो क्या कर रहा हो, डिस्प्लेस कर रहा हो। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन का ही एक कंडीशन ले लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। जैसे आपके पास कोई मेटल है, तो ये कोई सबस्टेंस है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है मेटल का हाइड्राइड। हम मान लेते हैं कि मेटल जो है वो x ग्राम, हाइड्रोजन है क्या y ग्राम, तो ये हो जाएगा क्या z ग्राम। और कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग आपको पता है कि जितना मास इसका होगा उतना ही मास इसका, यानी z इक्वल टू आप लिख सकते हैं x प्लस y ग्राम। आपको कभी कभी इसमें से कोई भी एक वैल्यू मिसिंग रहेगा और 2 दिया रहेगा तो आपको तीसरा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। देखिए इससे हम कैसे निकालते हैं। आपको पता है कि 22 ग्राम आपके पास क्या है, हाइड्रोजन, तो ये इक्विवेलेंट है किससे, x ग्राम ऑफ मेटल का, x ग्राम ऑफ मेटल। तो अब देखिए इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए, यहां लिखा 1.008 पार्ट्स, तो 1.008 पार्ट्स को हम ले लेते हैं कितना, 1 पार्ट्स ले लेते हैं, क्योंकि 008 को हम यहां क्या कर लेते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं 1 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन होता तो कितना का इक्विवेलेंट हो जाता है, XY का। ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से इक्विवेलेंट वेट ऑफ मास आ गया आपके पास XY। तो ये हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सबस्टेंस, यानी हम कह सकते हैं दैट मेटल। कब, जब ये कंबाइन कर रहा था हाइड्रोजन तब। अब हम देख लेते हैं कि इसके कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट के केस। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में आप देखिए, यहां आपके पास कोई ये मेटल है, ये रिएक्शन कर रहा है, मान लीजिए कोई एक एसिड से H2SO4 से, तो बनाया MSO4 प्लस H2। इसका देख लेते हैं कि ये x ग्राम है, तो ये कितना है, 22 ग्राम। इससे भी आपको पता चल रहा है कि 22 ग्राम हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है कितना का, x ग्राम ऑफ मेटल का। तो 1 पार्ट्स होता, यानी 1 ग्राम से होता, इसे कंपैरिजन करते तो कितना हो जाता, XY। यानी इस जगह पे भी आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकल गया कितना, XY, जहां आपको x का वैल्यू क्या है, x है मास ऑफ द सबस्टेंस और मेटल एंड y इज द मास ऑफ हाइड्रोजन। तो आप दोनों कंडीशन में आप देखिए, चाहे तो हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा था या हाइड्रोजन यहां से क्या कर रहा था, डिस्प्लेस कर रहा था, दोनों कंडीशन में इक्विवेलेंट मास आपका क्या आ गया, सेम ही आया। देख लीजिए कैसे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सबस्टेंस इज इक्वल टू XY इन द कंडीशन ऑफ व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विद दैट सबस्टेंस। और यहां देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ मास कितना है, XY।
दोनों रिजल्ट आपका क्या है, सेम है। अब हम देखते हैं किस कंडीशन में, ऑक्सीजन की कंडीशन में। ठीक है, देखिए आगे हम देख लेते हैं बी का कंडीशन कौन सा। आप यहाँ देखे थे क्या कि बीच कंबाइन विथ और डिस्प्लेसेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हाइड्रोजन से मैंने कंपेयर कर लिया। देखिए कैसे, बाई 1.008008 को हमने नेगलेक्ट किया था, केवल 1 पार्ट बाई मास ऑफ हाइड्रोजन। अब हम लेकर के चल रहे हैं कौन से कंडीशन को, 8 पार्ट्स बाई मास ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। तो देखिए ये कोई आपके पास मेटल है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, बनाया, मेटल का क्या बनाया, ऑक्साइड बनाया। हम मान के चलते हैं कि ये है आपके पास कितना, x ग्राम, ये है आपके पास 22 ग्राम और ये है कितना, z ग्राम, जैसे हम हाइड्रोजन में किए थे। तो x प्लस 22 ग्राम के ये इक्वल हो जाएगा। अभी हमें कंपेयर करना है किससे, ऑक्सीजन से। तो आपको पता है कि 22 ग्राम ऑक्सीजन इक्विवेलेंट हो जा रहा है आपके पास कितना का, x ग्राम ऑफ मेटल का या कोई सब्सटेंस का। तो ये आपके पास 8 ग्राम से हम कंपेयर करते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 8 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 8 ग्राम से करना पड़ रहा है ऑक्सीजन होता, तो क्या क्या हो जाता, xy बाई, ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम कैंसिल, इनटू कितना 8। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल यहां आ जाएगा आपके पास xy बाई इनटू 8। ये किसके डिफरेंस में आया, ये वैल्यू आया आपको ऑक्सीजन के टर्म। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू xy बाई इनटू 8। चाहे तो ऑक्सीजन कंबाइन करता या तो ऑक्सीजन आपका क्या करता, डिस्प्लेस करता। दोनों कंडीशन में इक्विवेलेंट मास जो आया है वो क्या आया है, सेम ही आया है। चलिए अब हम देख लेते हैं एक लास्ट है कौन सा, क्लोरीन के केस में। देखिए क्लोरीन के केस में कोई मेटल है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया तो बनाया मेटल क्लोराइड। ऐसे ही देख लेते हैं क्या, ये आपके पास है x ग्राम, ये है आपके पास कितना 22 ग्राम, तो ये हो जाएगा कौन सा, z ग्राम। आपको फिर अगेन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप कर सकते हैं x प्लस 22 ग्राम। आप यहाँ देखिए क्लोरीन के, इससे हमें कंपेयर करना है। क्यों कंपेयर करना है ये देख लीजिए, क्योंकि डेफिनेशन में हमने लिखा है y 35.5 पार्ट्स बाय मास ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन से हमें कंपेयर करना क्या है, बेहद जरूरी है। तो देखिए यहाँ 22 ग्राम आपके पास क्या है क्लोरीन, तो इक्विवेलेंट हो रहा है कितना से, x ग्राम ऑफ मेटल। तो ये 1 ग्राम होता क्लोरीन तो कितना हो जाता है, x बाई 22 ग्राम, ऊपर ग्राम नीचे ग्राम कैंसिल। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 35.5 होता ग्राम क्लोरीन, तो इक्विवेलेंट हो जाता है xy बाई इनटू 35.5। तो इस कंडीशन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना आ गया, xy बाई इनटू 35.5। देखिए तो आपके पास तीनों के केस में, हाइड्रोजन के केस में, क्लोरीन के केस में, ऑक्सीजन के केस में, चाहे ये कंबाइन करे या डिस्प्लेस करे, रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास। यहाँ क्लोरीन यदि डिस्प्लेस भी होता तो भी इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल कितना आ जाता है आपके पास, xy बाई इनटू 35.5। 35.5 इसका क्या है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है। तो चलिए हम तीनों में एक बार और कंपेयर कर करके हम देख लेते हैं। देखिए समरी तीनों के केस में देख रहे हैं। आपने पढ़ा था हाइड्रोजन के केस में इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना आया था, xy आया था केवल हाइड्रोजन के केस में। बी ए हाइड्रोजन के केस में इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना आया था, xy बाई इनटू 8 ऑक्सीजन के टर्म में। एंड सी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू xy बाई इनटू 35.5 इसके रेफरेंस में, क्लोरीन के रेफरेंस में ये आया था। चलिए इसको और भी हम आगे एक्सप्लेन करते चले जाते हैं। देखिए अभी आपने पढ़ा है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मास मेटल इज इक्वल टू xy बाई इनटू 8 ऑक्सीजन के टर्म। इसे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाई 8। नीचे ले गए तो हो जाएगा क्या, xy बाई आप यहां देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाई, ये जो वैल्यू है आपके पास इक्विवेलेंट मास है किस चीज का, ऑक्सीजन का। तो हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन का इज इक्वल टू
एक्स क्या है आपके पास, वेट ऑफ मेटल बाई वेट ऑफ बाई क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहां देखिए क्या है, ये रेशियो हो गया इक्विवेलेंट वेट का और ये रेशियो हो गया किस चीज का, वेट का। तो आप कह सकते हैं ना कि रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर वेट। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसमें लिख सकते हैं E1 बाई E2 इज इक्वल टू W1 बाई W2। इससे ढेर सारा आपका क्या हो जाता है, इससे बहुत सारा प्रॉब्लम आप इससे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आगे देखिए एक एग्जांपल ये है इक्विवेलेंट मास निकालने का और भी तरीका है। जैसे देखिए यहाँ आपके पास कॉपर है इस कंपाउंड में CuO में, और इस जगह पे भी इसका क्या है, हम देखना चाह रहे हैं क्या, इक्विवेलेंट मास। तो देखिए इक्विवेलेंट मास का एक फार्मूला होता है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है क्या आपके पास, एटॉमिक मास बाई n। आपके पास यहाँ क्या है, n है वैलेंसी, या हो सकता है क्या चार्ज, या n के जगह पर आप ले सकते हैं क्या एसिडिटी, या ले सकते हैं क्या बेसिसिटी, या ले सकते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब कुछ भी ले सकते हैं आप इसमें से। देखिए यहाँ साफ साफ हमें दिख रहा है क्या, वैलेंसी। देखिए दोनों कंपाउंड में कॉपर का वैलेंसी क्या है आपके पास, अलग अलग है। इसमें आप देख रहे हैं कि वैलेंसी इसमें कितना है 2, n का वैल्यू 2, इसमें n का वैल्यू कितना है 1। जब हम ट्रांसफर करते हैं इसका 1 था तो इसके नीचे, इसका 2 था तो इसके नीचे, कॉपर का 2 था इसके नीचे, ऑक्सीजन का 2 था तो दोनों 2 क्या हो गया, इसका 2 इसके नीचे, इसका 2 इसके नीचे, कैंसिल हो गया तो 2। देखिए इसके कॉपर का 1 है इसके नीचे और ऑक्सीजन का 2 है इसके नीचे। तो इससे हमें पता चल गया किस चीज के बारे में, वैलेंसी के बारे में। तो इसके केस में हम कॉपर का इक्विवेलेंट मास निकालना चाह रहे हैं, तो इसका एटॉमिक मास होता है 63.54 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ कॉपर का आ जाएगा कितना 63.54 डिवाइडेड बाय 1। तो हम किसी कंपाउंड को ही देख करके क्या कर सकते हैं, उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब आपको इक्विवेलेंट मास के बारे में पता चलेगा तभी आप निकाल सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। और ग्राम इक्विवेलेंट का जरूरत पड़ता है हमें नॉर्मलिटी निकालने में, और नॉर्मलिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है जिससे पता चलता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो चलिए अब हम देखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में। देखिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्या, ग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वेट का यूनिट नहीं होता है, जबकि ग्राम इक्विवेलेंट का क्या होता है, यूनिट होता है कौन सा, वो होता है ग्राम। तो देखिए हम यहां लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट मास इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट। साथ साथ में आप क्या कर सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है आपके पास क्या, गिवन वेट डिवाइडेड बाय होता है कौन सा, इक्विवेलेंट वेट। ये होगा कौन सा, दिया होगा। और आपने पढ़ा है कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है फार्मूला वेट, जैसे कि एटॉमिक वेट बाय n आपके पास क्या हो गया, n हो गया चार्ज, वैलेंसी, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एसिडिटी, बेसिसिटी, ऊपर फार्मूला वेट। एटम ये एलिमेंट होगा तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट, एंड रेडिकल होगा तो हम लेंगे कौन सा, आयनिक वेट। तो चलिए आगे देखते हैं। हम इसे लिख सकते हैं क्या, वेट जो दिया हुआ है डिवाइडेड बाय फार्मूला वेट, और नीचे जो n जाता है हम कर देते हैं यहाँ, ये है वैल्यू कौन सा, n। तो आप इसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ
ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, n को पहले लिख लेते हैं, और वेट बाय फार्मूला वेट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। तो आप डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल यानी मोल से ग्राम इक्विवेलेंट का ये रिलेशनशिप यहां देख सकते हैं। केवल n का वैल्यू आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कुछ और डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।